बच्चों कल आप लोगों को जो एल्केन का लेक्चर अपलोड हुआ था उसमें कुछ वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी, तो पहले मैं आपको उसको सही करके दोबारा पढ़ा दे रहा हूँ, फिर कल आपको एल्कीन वाला लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो गलती वहाँ पे आवाज़ मेरा चली गई थी जब हम लोग पढ़ रहे थे एल्केन का फॉर्मेशन पढ़ रहे थे फ्रॉम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड से जब हम लोग एल्केन का रिडक्शन पढ़ रहे थे कैसे बनाएंगे एल्केन को, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आगे से पीछे जा रहे हो तो रिडक्शन तो कराना पड़ेगा। यहां भी बच्चों हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेड फास्फोरस प्लस HI, और इसकी बेटा स्पेशलिटी ये है, ये ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है एल्केन में, इसीलिए बेटा मैं इसको नाम देता हूं एल्केन प्रेमी। ये एल्केन प्रेमी है, ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है बच्चों एल्केन में। ओके, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड फॉर एग्जांपल अल्कोहल आप ले सकते हैं, आप ईथर ले सकते हैं, आप कार्बोनिल कंपाउंड ले सकते हैं, आप बच्चों एसिड ले सकते हैं, और आप एसिड डेरिवेटिव ले सकते हैं। बस एसिड डेरिवेटिव बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, आप एसिड क्लोराइड ले सकते हैं, आप ईस्टर ले सकते हैं, आप एनहाइड्राइड ले सकते हैं, लेकिन बच्चों आप एमाइड नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, Cl लगाओगे तो एसिड क्लोराइड, OR लगाओगे तो ईस्टर, OCOR लगाओगे तो एनहाइड्राइड बन जाएगा, NH2 लगाओगे तो एमाइड, लेकिन अपन को एमाइड नहीं लेना है। अब हमने बच्चों इस पे डाला रेड फास्फोरस प्लस HI, ये हमारा एल्केन प्रेमी है। देखो पहले किताबी तरीके से बताते हैं। किताबी तरीका कहता है कॉन्टिन्यूअस चेन में जितने कार्बन हैं आप उतने कार्बन का एल्केन बना दो। फॉर एग्जांपल R एक H को लेगा, RH एल्केन बन जाएगा। ये R अलग है, ये R अलग है, दोनों कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये अपना एल्केन में बदल जाएगा H को लेकर, और ये अपना एल्केन में बदल जाएगा H को लेकर। ये CO रिड्यूस हो जाएगा CH2 में, एल्केन बनेगा। R और C ये दोनों कॉन्टिन्यूअस है, तो ये बच्चों जब एल्केन में बदलेगा तो RCH3 में बदल जाएगा। वैसे ये भी बच्चों किसमें बदल जाएगा, RCH3 में। तो ये तो किताबी तरीके से हम लोगों ने किया कि कॉन्टिन्यूअस कार्बन जितने भी हों उतने कार्बन का हम एल्केन बना देंगे। अच्छा, इससे लेकिन मजा नहीं आता है। मजा बच्चों हम लोग करेंगे, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम लोग क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। अब सुनना, अपन को ऐसे बॉन्ड काटने हैं कि सारे ऑक्सीजन खत्म हो जाए, सिर्फ कार्बन कार्बन बचे। ठीक, अब देखना, आपने इस बॉन्ड को काटा, एक H इसको दिया, एक H इसको दिया, RH एल्केन बन गया। ईथर है, बॉन्ड काटा, एक H इसको, एक H इसको, ये एल्केन में बदल गया, ये बदल गया अल्कोहल में, हमें चाहिए एल्केन। फिर बॉन्ड कटा, एक H इसको, एक H इसको, तो ये भी RH एल्केन में बदल गया, ये भी R-H एल्केन में बदल गया। ये कार्बोनिल कंपाउंड है, एक बॉन्ड काटेंगे तो अल्कोहल मिलेगा, हमें एल्केन बनाना था, दोनों बॉन्ड कटेंगे, 2H इधर 2H इधर, CO ग्रुप कन्वर्ट इनटू CH2 ग्रुप। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एसिड में। समझना बेटा, ये बॉन्ड कटा, एक H इसको, एक H इसको, ठीक, ये बदल गया एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड में, ये काटा, 2H इधर 2H इधर, एक पहले से था तो 3 हो गए, RCH3 एल्केन में बदल गया। RCOG बिल्कुल वैसे होगा, बॉन्ड कटेगा, एक H, ये कटा, 2H इधर 2H इधर, एक पहले से था 3, RCH3 बन गया। तो बॉन्ड काटकर जब हम लोग H को बांटते हैं ना, तो एक फीलिंग आती है कि हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। अगर किताबी तरीके से करेंगे, जितने कार्बन कॉन्टिन्यूअस हो उतने कार्बन का एल्केन बना दो, तो ये फीलिंग नहीं हुई, ये रट्टाफिकेशन हो गया। ओके, तो लास्ट लेक्चर में ये आवाज चली गई थी, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब एक बात और सुनिए,
अगर एमाइड ले लेते हैं तो क्या होता है? मैं उम्मीद करता हूं आपने इसको लिख लिया होगा। रेड फास्फोरस प्लस HI एल्केन प्रेमी होता है, बॉन्ड काटते रहिए, H को बांटते रहिए, आपका एल्केन बन जाएगा। ठीक है, आप जरा देखना बेटा, अगर मान लीजिए हम लोग एमाइड ले लें तो होगा क्या बेटा? जैसा कि आपको मालूम है रेड फास्फोरस प्लस HI सिर्फ ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है। अब बच्चों ऑक्सीजन एमाइड के पास क्या होगा? ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप भी है और नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप भी है। तो जब हम लोग इस पर रेड फास्फोरस प्लस HI को डालते हैं तो ये ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देगा, इस लिंकेज को ब्रेक नहीं कर पाएगा, इसलिए हमको एल्केन नहीं, हमको प्राइमरी एमीन मिलती है। तो दिस इज एन एक्सेप्शन मान सकते हो, और अगर समझ लो तो आपको एक्सेप्शन नहीं लगेगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो एमाइड में अगर रेड फास्फोरस प्लस HI डालते हैं तो हमको बच्चों एल्केन नहीं प्राइमरी एमीन मिलता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा रेड फास्फोरस प्लस HI। ये थोड़ा सा आवाज चली गई थी तो मैंने इसको दोबारा पढ़ा दिया। इसके बाद क्लीमेंसन में भी बच्चों आवाज चली गई थी, तो आइए ऑक्सीजन कंटेनिंग से एल्केन बनाने का एक जनरल तरीका आपने पढ़ा, एल्कोहल, ईथर, कार्बोनिल, एसिड और उसके डेरिवेटिव्स। अब मैं आपको दो एक्सक्लूसिव तरीके बताऊंगा रिडक्शन के जो सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को एल्केन में रिड्यूस करेंगे। एक तो ये हो गया, तो सबको कर रहा है रिड्यूस। दो स्पेशल बताएंगे जो सिर्फ कार्बोनिल को रिड्यूस करेगा एल्केन में। मैं इसको हटाना चाहूंगा। ओके, सुनना बेटा, वो दो बच्चों कौन से हैं देखना। कार्बोनिल ग्रुप को हम रिड्यूस कराएंगे, रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तरीका बच्चों अभी भी वही होगा, बॉन्ड कटेगा, 2H इधर 2H इधर। अब की बार हम लोग रेड फास्फोरस प्लस HI नहीं ले रहे हैं, दो स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। एक है क्लीमेंसन रिडक्शन और दूसरा है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। क्लीमेंसन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं अमलगेटेड जिंक प्लस कंसंट्रेटेड HCl, और वुल्फ किश्नर में इस्तेमाल करते हैं हाइड्राजीन फॉलोड बाय सोडियम एल्कोक्साइड। ओके, तो हम ऐसे याद करवाएंगे कि अमलगेटेड जिंक ने कंसंट्रेटेड HCl पे क्लेम किया, तो क्लेम से बन जाएगा क्लीमेंसन। तो अगर क्लीमेंसन का रिड्यूसिंग एजेंट ये है तो वुल्फ किश्नर का क्या होगा? हाइड्राजीन फॉलोड बाय सोडियम एल्कोक्साइड। ये दोनों जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये स्पेशली कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करते हैं बेटा। नो इफेक्ट ऑन अदर फंक्शनल ग्रुप, जैसे एसिड डेरिवेटिव, अल्कोहल, ईथर, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करेंगे एल्केन में। क्लियर? अच्छा, इसको समझाने के लिए आपकी कॉपी में हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं। हाँ, आप देखिए अगले पेज पर दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जो लिखना हो आप लिख लेना। क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है एल्केन में, दूसरे फंक्शनल ग्रुपों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे समझाने के लिए एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, ये ऐसे बना के दे दिया और मैंने एक बार इस पर ये डाला है और एक बार मैंने इस पर ये डाला है। तो ऊपर वाला तो बेटा वुल्फ किश्नर हो गया और नीचे वाला एल्केन प्रेमी हो गया। वुल्फ किश्नर सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करेगा एल्केन में, एल्कोहल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो कार्बोनिल ग्रुप एल्केन में रिड्यूस हो गया,
लेकिन अल्कोहल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर रेड फास्फोरस प्लस HI लोगे, ये एल्केन प्रेमी सारे ऑक्सीजन कंटेनिंग को एल्केन में रिड्यूस करता है, तो कार्बोनिल को भी करेगा और इसको भी करेगा। तो इस प्रकार से एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बेटा। तो बॉन्ड को काटकर जब हम लोग H को बांटते हैं ना, तो एक फीलिंग आती है कि हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। अगर डायरेक्ट पढ़ने का तरीका होगा तो बायो के तरीके रेक्टिफिकेशन हो जाता है, तो वैसे नहीं पढ़ना है। इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल और भी लिया हुआ है। यस, जरा ये वाला क्वेश्चन देखिए। और अब की बार मैंने क्या किया है, समझाने के लिए 3 आपको दिखाए हैं। रेड फास्फोरस प्लस HI लिया है, हाइड्राजीन विद सोडियम एल्कोक्साइड लिया है, और अमलगेटेड जिंक प्लस कंसंट्रेट HCl लिया है। अब देखना सब लोग, देखना पहला वाला एल्केन प्रेमी है, सारे ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा। आपको चुपचाप एक एल्केन मिल जाएगा। ये देखिए, ये बच्चों वुल्फ किश्नर रिडक्शन है, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करेगा, एल्कोहलिक ग्रुप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये मिलेगा। अब हम लोग बच्चों आए क्लीमेंसन रिडक्शन पर। क्लीमेंसन भी वुल्फ किश्नर के तरीके, क्लीमेंसन भी वुल्फ किश्नर के तरीके सिर्फ कार्बोनिल को रिड्यूस करेगा, अल्कोहल पे कोई फर्क नहीं डालेगा। और आपने बच्चों ये बना दिया। अब सुनना, यही यहां पर एक स्पेशल क्वेश्चन है, सुनना बेटा। आपने पहले वाले में जो बनाया बिल्कुल सही है, दूसरे में जो बनाया बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरे में अगर यहां पे आपने मामला स्टॉप कर दिया तो ये थोड़ा सा बेटा गलत हो गया। अब बच्चे सोचेंगे सर आपने ही तो बताया था कि क्लीमेंसन जो है स्पेसिफिकली कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है, दूसरे फंक्शनल ग्रुप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात बिल्कुल सही है। दिक्कत क्या है, सुनिएगा। वुल्फ किश्नर का जो मीडियम होता है वो बेसिक होता है, एल्कोक्साइड इज ए बेस। क्लीमेंसन का जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है। और आपको मालूम है एसिडिक मीडियम को देखकर OH जो होता है ये भड़बड़ाने लगता है। यस, अगर किसी कार्बोनिल ग्रुप को क्लीमेंसन से रिड्यूस कर रहे हैं और उसमें कहीं पर OH लगा है तो ध्यान रखना बच्चों, आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, बल्कि ये HCl क्या करेगा, OH को हटाकर वहां पे Cl लगा देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और आपको मेजर प्रोडक्ट ये मिलेगा। इसलिए क्लीमेंसन में आप इसको आंसर नहीं मारेंगे, आप इसको आंसर मारेंगे। OH को हटाकर Cl को लगाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है हेलोजन एसिड डाल दीजिए। HCl डालेंगे, OH हट के Cl आ जाएगा। HBr होता तो OH हट के Br आ जाता, HI होता तो OH हट के बच्चों I आ जाता। क्योंकि क्लीमेंसन में HCl होता है इसलिए OH हटकर Cl आ जाएगा। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, क्लीमेंसन को OH में इंटरेस्ट कोई नहीं है, वो इसको रिड्यूस नहीं करना चाहता है, लेकिन ये OH का दुर्भाग्य है कि वो एसिड को देख के भड़बड़ाने लगता है तो OH हटेगा और Cl बच्चों आ जाएगा। ओके, तो ये मेरा थोड़ा सा पॉइंट गड़बड़ हो गया था तो मैंने इसको भी सही कर दिया। फिर सारा वीडियो फिर आगे बच्चों सही था, एरोमेटाइजेशन तक आप लोगों ने देख लिया था। हाँ, इसके बाद एक हेडिंग लिखी हुई थी पायरोलिसिस, वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी तो मैं वो भी आपको बता देना चाहता हूं। हटा दे, देखिए पायरोलिसिस, पायर माने हीट,
लिसिस माने ब्रेकिंग। जब किसी बड़े मॉलिक्यूल को गर्म करके छोटे छोटे फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो इस फिनोमिना को हम लोग पायरोलिसिस, थर्मोलिसिस या क्रैकिंग के नाम से जानते हैं। यस, जैसे तो बिग मॉलिक्यूल या बिग हाइड्रोकार्बन टू स्मॉलर या स्मॉल फ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड पायरोलिसिस। ठीक, जैसे मैंने मान लीजिए यहां पर प्रोपेन लिया और मैंने इसको गर्म करके तोड़ना चाहा, तो बेटा एक बात ध्यान रखना, जब पायरोलिसिस होती है तो CH बॉन्ड की ब्रेकिंग भी होती है और CC बॉन्ड की ब्रेकिंग भी होती है। अगर बेटा CH बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई तो HHS2 निकल गया, बीच में डबल बॉन्ड आ गया। और अगर बेटा CC बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ तो कार्बन कंटेनिंग स्मॉल फ्रैक्शंस आपको मिल जाएंगे, एथिलीन प्लस मीथेन। तो पायरोलिसिस का मेन मोटो होता है बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जब भी किसी एल्केन को ब्रेक करते हैं एक्चुअली में हमको मिक्सचर प्राप्त होता है। अगर कोई ऑप्शन हो कि ऑल ऑफ दीज, तो आप ऑल ऑफ दीज लगा दीजिएगा। अब मान लीजिए कोई ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन नहीं है तो कैसे टिक करेंगे, तो हम आपको तरीका बता रहे हैं। पायरोलिसिस में कंजर्वेशन ऑफ एटम पर ध्यान रखिएगा। जितने एटम रिएक्टेंट साइड पर बिगर मॉलिक्यूल के पास हो उतने ही एटम सारे स्मॉलर के पास भी होने चाहिए। आप देखिए 3 कार्बन 3 कार्बन, 3 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन, 3 और 1 4, 2 6 और 2 8 हाइड्रोजन। नीचे वाले में देखिए 3 कार्बन 2 और 1 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन, 2 2 4 और 4 8 हाइड्रोजन। अगर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन होगा तो वो टिक करेंगे, अगर वो नहीं है तो हम लोग फिर कंजर्वेशन ऑफ एटम लगाकर जो सही लगे उसको टिक कर देंगे। तो पायरोलिसिस का मेन मोटो है एक बड़े हाइड्रोकार्बन को छोटे छोटे फ्रैक्शंस में तोड़ना, दिस इज कॉल्ड पायरोलिसिस। ठीक, अच्छा लास्ट में एक पट्टी लिखी हुई है बेटा कि अबव 3 रिएक्शन, इसके नीचे एक पट्टी लिखी हुई है आपकी बुकलेट में, अबव 3 रिएक्शन। इसका मतलब है सबसे लास्ट में आपने पढ़ा है पायरोलिसिस, उसके पहले आपने पढ़ा था एरोमेटाइजेशन और उसके पहले आपने पढ़ा था आइसोमेराइजेशन। ये जो 3 रिएक्शनें बच्चों हैं, आइए एक बार रिवाइज करा दें आपको। पायरोलिसिस बड़े हाइड्रोकार्बन को छोटे में तोड़ना, एरोमेटाइजेशन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बदलना, आइसोमेराइजेशन यहां पे एक एल्केन अपने दूसरे एल्केन आइसोमर में बदलता है, ब्रांचिंग हमेशा बढ़ती है, AlCl3 प्लस कंसंट्रेटेड HCl का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों ये 3 रिएक्शन होती हैं, इनका हम यूज करते हैं टू इंक्रीज फ्यूल एफिशिएंसी। हम लोग जब अपने आम जीवन में जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल, डीजल या केरोसिन ऑयल, अब भविष्य में हमसे पढ़ेंगे, ये सब के सब बच्चों हाइड्रोकार्बन होते हैं। इन फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम इन 3 रिएक्शनों का इस्तेमाल करते हैं, पायरोलिसिस, एरोमेटाइजेशन और आइसोमेराइजेशन का। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट छूट गया था, छूट नहीं गया था, आवाज चली गई थी पता नहीं कैसे, तो मैंने दोबारा आपको पढ़ाया। अच्छा, इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था, वो भी क्वेश्चन भी गड़बड़ हो गया था, और वो क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा है, राइट IUPAC नेम ऑफ टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए बेटा,
मीथेन सबको मालूम है क्या होता है, CH4 होता है। हमने क्या किया, इसके चारों HO को हटाया, इसकी 4 वैलेंसी फ्री हुई और चारों वैलेंसी पर हमें टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाना है। आपने IUPAC में हमसे सीखा होगा टर्सरी ब्यूटाइल का मतलब ये फ्री वैलेंसी टर्सरी कार्बन पे होगी और टोटल कार्बन होंगे 4, टर्सरी ब्यूटाइल। इसको आपको इसकी चारों वैलेंसी पे अटैच करना है। तो एक टर्सरी ब्यूटाइल, दूसरा टर्सरी ब्यूटाइल, तीसरा टर्सरी ब्यूटाइल और चौथा टर्सरी ब्यूटाइल। ये देखो आपने बना लिया। अब हमें इसका IUPAC नाम करना है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, सिर्फ आपको लंबी से लंबी चेन छाटनी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कोई भी चेन आप छाट के देख लीजिए, आपको 5 कार्बन की चेन दिखाई पड़ेगी। जो कार्बन छूट गए वो सब्स्टिट्यूएंट बन गए। ठीक, बात करेंगे नंबरिंग की। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है बच्चों, कहीं से भी नंबरिंग करेंगे, नंबर सेम मिलने हैं तो कहीं से भी नंबरिंग कर दीजिए। 5 कार्बन का रूट वर्ड पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स कुछ है नहीं, कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। बारी आई सब्स्टिट्यूएंट की। हमारे पास 2 प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल और हमारे पास ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है। बच्चों आपने अगर IUPAC पढ़ी होगी तो आपको ध्यान होगा जो भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं हम उनके जर्नल नाम IUPAC नॉमेनक्लेचर में यूज कर सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, भारी भरकम सब्स्टिट्यूएंट है, आप इसके जर्नल नेम को IUPAC नेमिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। अब अगर इनका अल्फाबेटिकल कंपैरिजन हम लोग करें तो टर्सरी के लेटर्स कंपैरिजन में यूज नहीं होते, सेकेंडरी और टर्सरी के लेटर कंपैरिजन में यूज नहीं होते। आप मैथ्स में लिखिए या TER टर्सरी लिखिए, इनके लेटर कंपैरिजन में यूज नहीं होंगे। M का कंपैरिजन B से हुआ, पहले B आता है इसलिए पहले टर्सरी ब्यूटाइल लिखा जाएगा, 2 लगे हैं तो 3,3 डाई टर्सरी ब्यूटाइल। आप यहां पे TER भी लिख सकते हैं। और मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं 2,2,4,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। यस, दिस इज द IUPAC नेम। ओके बेटा, तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब हो गया था एल्केन, वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया। ठीक है, ये आज आप कर लीजिएगा। आज आप लोगों को हो सकता है आयनिक इक्विलिब्रियम के वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाए। कल आपको लेक्चर मिलेगा एल्कीन का, 2 घंटे का पूरा लेक्चर कल आपको मिलेगा। ठीक है बेटा, अच्छा।